Hello everyone. In today's 12th Commerce Economics lecture, we are in chapter number 3, Demand Analysis. Demand Analysis में हमने last lecture में देखा determinants of demand. Let us move towards the current topic. Topic after determinants. Is law of demand. Determinants के बाद हम यहाँ पर law of demand ये particular जो क्वेश्चन है उसे देखने जा रहे हैं. Again, I said it is an important question from exam point of view. एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही है. तो जितना अच्छा हमको डिमांड समझ में आएगा उतना इजी हो जाएगा चैप्टर नंबर 3B एंड 4. ठीक है, हम अभी 3A में है तो 3B और 3B और 4 नंबर का जो चैप्टर है ये इसके ऊपर बेस्ड करता है कि लॉ ऑफ डिमांड आपको कितना समझ में आया है. तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ, उसके पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890. कभी पब्लिश हुआ? 1890 में. किसने पब्लिश किया है? पब्लिश बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. कौन सा बुक लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. है ना, दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है ये लॉ शो करता है. तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ देख लेते हैं. कोई भी लॉ स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पहले अदर थिंग बीइंग इक्वल या कीपिंग अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. देखो कितना सिंपलीफाइड तरीके से आपको बताया गया है. हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस जितना ज्यादा होगा, है ना, लोअर द प्राइस सॉरी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड. हमारी तरफ से जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो उतनी ही स्मॉल होगी. एंड वाइस वर्सा, उसी का उल्टा क्या? लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये जो लिखा है ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो हमको एज इट इज इसको लिखना है. कीपिंग अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. इन द अदर वर्ड्स दे आर शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. राइट? तो इन्होंने क्या लिखा है देखो. इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर फैक्टर मतलब बाकी के फैक्टर हमने क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हुए हैं. अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, demand for it falls, and when price of a commodity falls demand for the commodity rises. इसमें जो हमने ये चीज देखा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कौन से फैक्टर की बात करें? मतलब वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसके ऊपर ये स्टडी हो रहा है, उसका बिहेवियर, ना उसका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट में चेंज होना चाहिए, ना उसके इनकम में चेंज होना चाहिए, ना उसके टेस्ट में चेंज होना चाहिए, ना प्रेफरेंस में चेंज होना चाहिए. हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दो चीज के बारे में बात करें. बाकी सारी जो फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए. क्योंकि ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है. जडेंगे.
Thus there is an inverse relationship. कैसा relationship? Inverse between price and quantity demanded. Symbolically, the functional relationship between demand and price is expressed as. तो मैथमेटिकल वे में अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसा शो करते हैं? यहां पर डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x. x मतलब यहां पर एक कमोडिटी ले लिया है, where d is equal to demand for a commodity. x is a commodity, f is a function, and p x is price of a commodity. ऐसे इसको मैथमेटिकल वे में शो किया जाता है. बराबर है? अच्छा, हमने देखा है हर एक लॉ का अपना क्या होता है? एजम्पशंस होता है. जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में भी देखा था, उसमें भी उसके क्या थे? एजम्पशंस थे. तो यहां पर भी कुछ एजम्पशंस हमने लिए हुए हैं. क्या एजम्पशंस है? लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption. assumption नंबर 1, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, है ना, जो अभी अभी हमने बात की. क्या बात की हमने? यहां पर लॉ स्टार्ट करने के पहले बात कर दी, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और इक्वल. बाकी जो फैक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. और उसी में सबसे पहला पॉइंट है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? लेवल ऑफ इनकम. अगर मैं आपका बिहेवियर रीड कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, और मैं ये चेक करना चाहता हूं हाउ यू विल बिहेव व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस. किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आपके ऊपर क्या असर होता है, ऐसा मुझे स्टडी करना है. तो मैं चाहूंगा कि आपके इनकम में कोई बदलाव ना हो. एग्जाम्पल, सपोज आपका इनकम था 20,000 रुपीज पर मंथ. 20,000 रुपीज पर मंथ. आपके पास व्हीकल है और आप पेट्रोल का एक्सपेंसेस पे करते हो. एवरी वीक आप पेट्रोल परचेस करते हो. ठीक है, सपोज पेट्रोल के प्राइसेस हैं 80 रुपीज पर लीटर. कितना? 80 रुपीज पर लीटर. अब मुझे अगर स्टडी करना है कि चलो 80 से 85 हो जाता है अगर पेट्रोल का प्राइस, तो आपके कंजम्पशन पे या डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन उसी समय ऐसा हो गया कि जो पहले आपका इनकम था 20,000 पर मंथ, अब इनकम हो गया 40,000 पर मंथ. तो क्या पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने पे आपके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज यू आर केपेबल. पहले 20,000 का इनकम था, अब 40,000 का इनकम है. तो इनकम चेंज हो गया तो आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो है अपने पास, है कि नहीं? तो इनकेस अगर आपका इनकम चेंज हो जाता है तो क्या ये लॉ अप्लाई होगा? आंसर इज नो, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. तो यहां पर यही बात कर रहे हैं, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन अगर हमें चाहिए कि ये जो लॉ है ये ट्रूली ऑपरेट करे, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट. उसका इनकम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए. इनकम के चेंज होने पे आप बिहेवियर स्टडी कर सकते नहीं हो. ऑब्वियसली उसमें अलग बिहेवियर आपको मालूम पड़ेगा, लॉ उस पर अप्लाई होगा नहीं. इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस. अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप गिवन प्राइस पे और ज्यादा परचेस करेंगे. गिवन प्राइस इन द सेंस प्राइस में चेंज नहीं भी हुआ है तो भी आप क्या करोगे? ज्यादा परचेस करोगे. एग्जाम्पल, सपोज आपको केक परचेस करना है. केक बहुत अच्छा लगता है आपको, तो जो केक का प्राइस है वो 500 रुपीज 250 ग्राम से. 500 रुपीज का 250 ग्राम आपको मिल रहा है. ठीक है, तो जनरली आप क्या करते थे? हर वीक में 250 ग्राम का केक परचेस करते थे. अब आपका इनकम अगर डबल हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर आप क्या करोगे? भले वहां पर सेम प्राइस है, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परचेस करने की कोशिश करोगे. क्यों? इनकम बढ़ गया है कि नहीं? तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है. कब?
जब कस्टमर का इनकम चेंज हो जाता है। ये सिर्फ इनकम इंक्रीज होने की बात नहीं है, अगर इनकम डिक्रीज भी हुआ तो भी ये लॉ अप्लाई होगा नहीं, है कि नहीं। अगर आपका इनकम डिक्रीज हो जाता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है तो आपका परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा, आप परचेस कर पाओगे नहीं, आपका वहां पर डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए पहला एजम्पशन लिया गया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम सेम होना चाहिए, ये हमारा एजम्पशन है। गेटिंग इट। नंबर 2, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी आप ना जब भी ये पॉइंट रीड करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस मिलेगा ऊपर। देखो जब हमने इनकम की बात की है ना, डिटर्मिनेंट्स आपने रीड किया था, उसमें पॉइंट नंबर 2 क्या था, देखो इनकम था, है कि नहीं। और नीचे उसी के ऊपर क्या बना दिया, एजम्पशन कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। नंबर 2 देखो, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, याद आता है, नो प्रॉब्लम का पी। पॉइंट नंबर 6, तो कितना इजी हो गया, आपने एक बार डिटर्मिनेंट्स बाय कर लिया ना, आपको 6-7 पॉइंट तो अपने आप बाय हो गए एजम्पशंस के, ठीक है। तो यहां पर हम यही बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का साइज है वो चेंज होना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज आपके घर पे जो ऑयल का कंजम्पशन है, एडिबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सब जो हम लोग परचेस करते हैं, सपोज वो था 10 लीटर्स पर मंथ, ये कंजम्पशन था, आप लोग यूज करते थे, और 1 लीटर का प्राइस था से अबाउट 70 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर कितने का, 70 रुपीज का, ठीक है ना। और कंजम्पशन कितना था, 10 लीटर्स पर मंथ, एक महीने में आप 10 लीटर कंज्यूम करते थे। अभी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ रिलेटिव्स आपके घर पे आए और लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन ऐसा हो गया कि वो रिलेटिव आपके घर से जा भी नहीं सकते। तो पहले आपके घर में 6 मेंबर्स थे, 4 रिलेटिव आ गए, तो अब टोटल 10 मेंबर्स हो गए। मुझे बताइए, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गया ना, पॉपुलेशन बढ़ गया। अभी भले प्राइस वही है 70 रुपीज, बट आप क्या करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। क्यों, देर इज अ चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो आपके हाउस होल्ड की थी वो चेंज हो गई, पहले 6 मेंबर थे अब 10 मेंबर हो गए। अभी लॉकडाउन तक ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं। तो यहां पर इसके लिए बोला है, अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करना है सो देयर शुड नॉट बी चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज में चेंज होना नहीं चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। क्या ये पॉइंट कहीं कवर किया था डिटर्मिनेंट्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स। पॉइंट नंबर 3, है ना। तो देखो उसी सीक्वेंस में जा भी रहा है, बराबर है। इनकम देखा, साइज ऑफ पॉपुलेशन देखा, और अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वही पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको एजम्पशन में ले रहे हैं। वी विल एज्यूम कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली चेंज होगा तो क्या लॉ अप्लाई करेगा, नहीं करेगा। इट इज एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन अनचेंज्ड, any change in the price of substitute will affect the demand for the commodity। आप जिस commodity की बात कर रहे हैं उसका डिमांड सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एग्जांपल, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले लें, जैसे एक टी और दूसरा कॉफी, ठीक है ना, टी एंड कॉफी। अभी हम यहाँ पर दो प्राइस ले लेते हैं। सपोज टी का प्राइस पहले था 40 रुपीज और जहां पे कॉफी का प्राइस था 50 रुपीज। ओके, तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड था, वो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 1 kg, 1 किलोग्राम। और यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ये भी सपोज 1 किलोग्राम था। ठीक है, अभी समझ लीजिए, अगर इसका प्राइस चेंज होकर के, किसका, टी का प्राइस चेंज होकर के कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया चेंज होके, 50। ठीक है, तो यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गया, और लॉ क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं। बट सपोज टी के प्राइस में तो इंक्रीज हुआ, कॉफी का प्राइस क्या हो गया, वो भी इंक्रीज होके कितना हो गया, 70 हो गया। सो देर इज मोर चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। तो लोगों को क्या लगेगा कि कॉफी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है, सो लेट्स स्टिक टूवर्ड्स टी ओनली, टी ही पिएंगे हम। तो वहां पर डिमांड चेंज होगा क्या, आंसर इज नो। हाँ, अगर ऐसा होता, सपोज यहां पर कॉफी के प्राइस में कुछ चेंज नहीं होता, कॉफी का प्राइस क्या होता था, कॉफी का प्राइस 50 होता, तो लोग क्या करते थे, बोलते थे टी भी 50 का है, कॉफी भी 50 का है, तो हम क्या करें, वी शैल गो फॉर कॉफी। तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, टी का डिमांड कम हो जाता था अगर कॉफी का प्राइस सेम होता तो, है कि नहीं। तो यहां पर हमारा जो टी का डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कॉफी के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस भी डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो हम यहां ये बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो हमारा लॉ प्रॉपर क्या करेगा, काम करेगा। गेटिंग इट। लिसन वंस अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने दो एग्जांपल लिया यहां पर, वन एग्जांपल इज ऑफ टी एंड अनदर एग्जांपल इज ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर चेंज होता है, सपोज यहां पर कितना है, 40 रुपीज पर किलोग्राम हम परचेज करते थे, 1 kg हम परचेज करते थे। ठीक है, और यहां पर क्या था, 50 रुपीज पर किलोग्राम, बराबर है। अभी अगर हमारा टी का प्राइस जो है इसमें कोई चेंज नहीं है तो उसके डिमांड में भी चेंज होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो डिमांड में भी कोई चेंज होना नहीं चाहिए, यस और नो। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है
उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और चेंज कहां पर हो गया? कॉफी में। कॉफी का प्राइस 50 रुपीज से कितने पे आ गया? 40 रुपीज से। लोग क्या करेंगे? अभी देखेंगे कि अरे सेम प्राइस में तो हमको क्या अवेलेबल है? कॉफी भी अवेलेबल है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो कस्टमर है वो मूव करें टी से किसकी तरफ? कॉफी की तरफ। मतलब हमारा जो टी का डिमांड है वो क्या हो जाएगा? कम। इवन दो द प्राइस इज सेम, हमने टी का प्राइस चेंज नहीं किया, फिर भी लोग किसकी तरफ दौड़ेंगे? कॉफी की तरफ दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेम प्राइस पे वो अवेलेबल है। तो यही प्रॉब्लम है, अगर सब्स्टिट्यूट के गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए तो फिर क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो जाएगा विदाउट चेंज इन प्राइस, है कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो, ठीक है, और वड़ा पाव का प्राइस क्या है? 15 रुपीज का। तो आप क्या करते हैं? आप डेली 2 वड़ा पाव वहां पे परचेस करते हैं। ये आपका क्या हो गया? क्वांटिटी। और बाजू में फ्रैंकी वाला है, फ्रैंकी वाले का प्राइस पहले 30 रुपीज था। क्या था? 30 रुपीज, बराबर है। अब आप डेली 2 वड़ा पाव परचेस करके खाते थे क्योंकि उसका प्राइस था 15 रुपीज। अभी आपको अचानक एक दिन पता चला जो आपका फ्रैंकी वाला है उसने बोर्ड चेंज कर दिया और उसने बोला नाउ प्राइस इज नॉट 30, प्राइस इज 15। यस और नो? तो लोग क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ बाइंग वड़ा पाव दे मूव्ड, कहां चले गए? फ्रैंकी के पास, है कि नहीं? तो क्या हमारे प्रोडक्ट में, क्या वड़ा पाव के अंदर कोई चेंज आया था प्राइस में? आंसर इज नो। तो उसका डिमांड भी चेंज होना नहीं चाहिए था, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। बट देन एज वेल सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होने की वजह से सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ गया और हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, है कि नहीं? तो क्या लॉ अप्लाई हुआ? अगर सिर्फ मैं यहां पर वड़ा पाव को देखूं तो मेरा डिमांड कब कम होना चाहिए था? जब मैंने प्राइस बढ़ा दिया होता तो मेरा डिमांड कम होना चाहिए था। लॉ यही बोलता है, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगा। लॉ ये बोलता है ना। लेकिन यहां पर तो हमने प्राइस को टच भी नहीं किया, प्राइस इज एज इट इज, बट लॉ फेल हो गया। क्यों? हमारा जो 2 वड़ा पाव सेल होता था अब वो भी सेल हो रहा नहीं है, बिकॉज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज चेंज। सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो गया। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट यहां पर हमारा लॉ क्या हो रहा है? अप्लाई नहीं हो रहा अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है कि नहीं? तो आपको अपने कंपटीशन में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मेरा कॉम्पिटिटर किस प्राइस पे सेल कर रहा है। ऐसा कॉम्पिटिटर जो क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, हमसे कुछ सब्स्टिट्यूट में सेल कर रहा है कि नहीं? अगर उसने प्राइस कम ज्यादा किया तो हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा डेफिनेटली। नंबर 4, प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? एक गुड्स आपने परचेस किया तो दूसरा भी आपको परचेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसमें एक का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरे के ऊपर क्या होगा? उसका इफेक्ट आएगा। It is assumed that the price of complementary goods remain unchanged because the change in the price of one goods will affect the demand for the other. तो आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाओगे तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, बोलेंगे पेट्रोल बहुत महंगा है कि नहीं? तो क्या है यहां पर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो डिमांड है वो उनसे जो रिलेटेड गुड्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर वही बोला है कि हमें ऐसा एज्यूम करना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ये भी पॉइंट जो था ऑलरेडी हमने एजम्पशन के पहले कहां कवर किया था? डिटरमिनेंट्स में।
पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहां पर भी क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इसी को बोल दिया कि यही एजम्पशन है कि इसमें चेंज होना नहीं चाहिए, अदरवाइज लॉ अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी नंबर 4 सेम था, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 5, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं नो स्पेक्यूलेशन। क्या बोल सकते हैं? नो स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन की स्पेलिंग क्या है? स्पेक्यूलेशन। ओके, तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगाते हो और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो, इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ओके, तो ये जो पूरा पॉइंट है उसको हम बोल सकते हैं नो स्पेक्यूलेशन इन शॉर्ट। बराबर है? It is assumed that the consumer do not expect any further change in price in the near future. यहां पर एज्यूम किया जाता है कि अगर लॉ को अप्लाई करना है प्रॉपरली तो उसे फ्यूचर प्राइस की चिंता करनी नहीं चाहिए। ठीक है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर दे मे डिमांड मोर द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइसेस। अगर प्राइस अभी बढ़ भी जाए तो भी लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, नो स्पेक्यूलेशन। अभी आप देखिए कि अगर यहां पर आप किसी कमोडिटी का प्राइस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्राइस। सपोज मैं यहां पर टोमेटोज के प्राइस देख रहा हूं, और टोमेटोज का प्राइस पहले था 40 रुपीज पर केजी, पर किलोग्राम। ठीक है, 40 रुपीज पर किलोग्राम। अभी उसका प्राइस इंक्रीज होके हो गया है 60 रुपीज पर किलोग्राम। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है इफ देर इज इंक्रीज इन प्राइस देन डिमांड शुड डिक्रीज। डिमांड क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लॉ ये बोलता है। लेकिन अगर समझो यहां पर जो कंज्यूमर है वो सोच रहा है कि प्राइस 80 रुपीज तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 80 रुपीज पर किलोग्राम। कि कल परसों शायद प्राइस बढ़ के 80 रुपीज हो जाएगा। आपको क्या लगता है, वो डिमांड कम करेगा कि ज्यादा करेगा? हम्म, आज की तारीख में प्राइस इंक्रीज हो गया। पहले प्राइस कितना था? 40 था, नाउ द प्राइस इज 60। लॉ बोलता है कि जब प्राइस बढ़ गया है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डिमांड कम करना चाहिए, है ना? यहां पर उसको ये डिमांड कम करना चाहिए। लेकिन जब कस्टमर को ऐसा लगता है कि प्राइस मेरा इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? कल 80 हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली वो जो पर्सन है जो स्पेक्यूलेट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाले हैं, तो बोलेगा यार मैं 60 पे खरीद लूं, दिस इज मच बेटर, नहीं तो कल को मुझको 80 रुपए देने पड़ेंगे। है कि नहीं? तो दो ईयर इंक्रीज इन द प्राइस बाय 20 रुपीज पर किलोग्राम, कस्टमर विल टेंड्स टू बाय मोर जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन। इसके लिए बोला है एजम्पशन में कि कस्टमर ने स्पेक्यूलेशन करना नहीं चाहिए। कस्टमर ने स्पेक्यूलेशन करना नहीं चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 6, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन एटसेट्रा। तो ये भी पॉइंट हमने कहां से उठाया? ये भी पॉइंट हमने उठाया है
डिटर्मिनेंट से, टेस्ट प्रेफरेंसेस है ना, तो ये भी चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों चेंज होना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर फैशन चेंज हो गया तो हमारा लॉ अप्लाई होगा नहीं। जैसे कि आपने 2014 के टाइम पे देखा होगा, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था और उसके साथ बहुत सारे लोग आ गए थे, है कि नहीं? और बाद में उसी आंदोलन को कंटिन्यू किया था अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल। अब ये केजरीवाल ने क्या किया, उसने एक स्लोगन बना लिया, आम आदमी, मैं आम आदमी, और आम आदमी बोल करके वो एक टोपी पहनता है कि नहीं, और उस पर लिखा रहता है आम आदमी। तो उस टाइम पे उसका क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया टोपी का, वो कैप का डिमांड बढ़ गया। अब सपोज वो जो कैप है, वो कैप मिलता है 50 रुपीज का, एग्जाम्पल कितने का मिलता है, 50 रुपीज का मिलता है। अगर उसका प्राइस 50 रुपीज से कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 30 रुपीज कर दिया जाए, तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। बट अचानक उसका फैशन चला गया, अचानक उसका फैशन चला गया, तो फैशन चला गया तो इवन दो आपने उसका प्राइस रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 30 कर दिया, लोग परचेस करेंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसका फैशन चला गया, अब लोग उसको पूछते नहीं है कि नहीं? सपोज अब ये जो मास्क आजकल सेल हो रहा है, फेस मास्क हम लोग परचेस करते हैं ना, अभी जो होममेड मास्क वगैरह है या जो कपड़े का मास्क बना करके सेल कर रहे हैं, वो आप देखेंगे 25, 30 रुपीज, 40 रुपीज या 50 रुपीज में भी सेल हो रहा है। सपोज ये कोरोना खत्म हो गया, उसकी वैक्सीन आ गई, सबका वैक्सीनेशन हो गया, कोरोना चला गया, और वो जो फेस मास्क था, जो मास्क हम लगाते थे, उसका प्राइस 30 रुपीज से कम होकर 10 रुपीज हो जाएगा, क्या लोग परचेस करेंगे? नहीं, फैशन ही चला गया, अब क्या जरूरत है उसकी, है कि नो वन विल बाय। कम प्राइस हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा क्या? आंसर इज नो। तो क्या लॉ अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फैशन चला गया। तो लोगों का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस अगर चला जाता है या चेंज हो जाता है तो हमारा लॉ अप्लाई होगा नहीं। It is assumed that the consumer's taste, habit, preferences, fashion, etc. should remain unchanged. उसमें चेंज आना नहीं चाहिए। Any change in this factor will lead to a change in demand. इसमें अगर चेंज आया तो ऑब्वियसली डिमांड में चेंज आएगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी चेंज होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी डिटरमाइन करती है आपके हाथ में परचेसिंग पावर क्या होगा। अगर टैक्स रेट 10% है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल समझने के लिए, हाँ, टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे तो डिफरेंटली होता है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। आपका इनकम है 50,000 रुपीज और गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है 10%, तो 50,000 पे 10% कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो आपके हाथ में कितने रुपए बचे? 45,000। आप 45,000 रुपीज स्पेंड कर सकते हो, है कि नहीं? गवर्नमेंट ने क्या की, टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, बोली बहुत लॉस हो रहा है, कोरोना में धंधा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक काम करो, गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे हैं, टैक्स डबल हो गया 20%। अभी टैक्स अगर 20% हो गया तो अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 50,000 पे आपको पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज, है कि नहीं? और आपके हाथ में फिर कितना अमाउंट बचा स्पेंड करने के लिए? 40,000। तो पहले जहां पर आपके पास 45,000 होता था, आप डिमांड ज्यादा करते थे, लेकिन अब आपका परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गया। क्यों? अब आपके हाथ में सिर्फ 40,000 बचता है स्पेंड करने के लिए। तो क्या आपके डिमांड्स बढ़ेंगे? आंसर इज नो, डिमांड बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली टैक्स के चेंज होने की वजह से हमारे परचेसिंग पावर के ऊपर इफेक्ट होता है और डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है? Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by government. ऐसा assume किया जाएगा कि गवर्नमेंट अपने टैक्स पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं कर रही है, ठीक है?
द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम। अब जो डिमांड शेड्यूल हमने ऊपर देखा था, डायग्राम देखा था, उसी को यहां पर ड्रैग किया गया एक हिसाब से। When we are talking about law of demand, तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ स्टार्ट करता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल से। तो ये अदर थिंग मतलब कौन से अदर थिंग्स की बात कर रहे हैं? तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी चीजें हैं ना, वो है अदर थिंग्स, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स में आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट छोड़ दें तो बाकी के जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो इनकम है, चाहे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? अदर थिंग्स में आ जाते हैं, है ना। तो अजम्पशन हमको किसके बारे में करना है? अदर थिंग्स के बारे में करना है। तो डिटर्मिनेंट्स को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं एजम्पशंस में, थोड़ा बहुत मोल्ड करके, चेंज करके। हमें सिर्फ प्राइस का पॉइंट उठाना नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स ऐसे यूज किया है जो हमने एक एक करके देखे। और एट द एंड आपको क्या बताना है? द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड, सॉरी, therefore it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by government। ये तो लास्ट पॉइंट का था। आपको कंक्लूजन में बताना है, for the application of the law of demand above things should remain constant, other things should remain constant। okay, डिमांड शेड्यूल। अभी देखो डिमांड शेड्यूल, दो टाइप का डिमांड शेड्यूल हमने ऊपर देखा था। एक देखा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा देखा था मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बताया प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 50, 40, 30, 20, 10 और बिसाइड्स क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, 5। क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, बराबर है ना। तो ये हमें क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो प्राइस पहले 50 था, तो 50 पे हमारा डिमांड कितना था? 1 किलोग्राम। जब प्राइस कम हुआ, 40 हुआ तो 2, 30 हुआ तो 3, 20 हुआ तो 4 और 10 हो गया तो 5 किलोग्राम हम लोग क्या करने लगे? डिमांड करने लगे। अब इसी टेबल को, इसी शेड्यूल को हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखो एक्सप्लेनेशन कैसे देना है आपको। As shown in the table, when the price of commodity X is ₹50, quantity demanded is 1। When price falls from 50 to 40, देखो कितना easy explanation दिया है, जैसा दिया है वैसा आपको करना है। When price fall from 50 to 40, quantity demanded rises from 1 kilogram to 2 kilogram। वही बताना है आपको। Similarly, at the price of 30, quantity demanded is 3 kilogram, and when price falls from 20 to 10, quantity demanded rise from 4 kilograms to 5 kilogram, है कि नहीं। तो जैसा शेड्यूल में दिया है एज इट इज आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से ये ग्राफ को आपको क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है। Thus, as the price of commodity falls, quantity demanded rises। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा। When price of a commodity rises, quantity demanded falls। This shows an inverse relationship between price and quantity demanded। ठीक है, तो यही हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। उसी शेड्यूल को फिर आपको क्या करना है? एक एक करके प्लॉट करना है। लास्ट लेक्चर में इसको प्लॉटिंग कैसे की जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और इसी ग्राफ को आप क्या करेंगे? फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो लिखा हुआ है इन द फिगर, x axis present the demand for the commodity and y axis represent the price of the commodity x। डिमांड dd, ये कर्व का नाम दिया गया है। डिमांड या dd is the demand curve which slope downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्व है जिसका नाम दिया गया है डीडी, क्या नाम दिया गया, डीडी, ये स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। क्या शो करता है ये शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहां पर आपको ट्राई करने के लिए बोला है, तो राइट हैंड साइड में जो आपको शेड्यूल बना करके दिया है, एक इमेजिनरी शेड्यूल, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एजम्पशन के बाद, शेड्यूल के बाद आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस मैंने बताया अपवाद, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, ऐसे मैटर्स जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट क्या है? व्हेन प्राइस विल राइज डिमांड विल फॉल, व्हेन प्राइस विल फॉल डिमांड विल राइज, यही लॉ है हमारा। तो कहां पर ये अप्लाई नहीं होता है? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इट मींस दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस। कभी कभी ऐसा होता है कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम और ज्यादा परचेस करते हैं, ऐसा कब होता है? एक्सेप्शन के दौरान। एंड बाइज लेस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, और हम कम खरीदते हैं अगर उसका प्राइस गिरता है तो। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऐसे में उल्टा हो जाता है, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप एज शोन इन द फिगर, है ना। तो यहां पर उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। क्यों ये एक्सेप्शनल है? क्योंकि जनरली हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, बट इन द केस ऑफ एक्सेप्शन, जहां पर हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, उल्टा होता है, प्राइस बढ़ेगा तो लोग ज्यादा परचेस करते हैं और प्राइस कम होगा तो लोग कम परचेस करते हैं। ऐसा कब होता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट जब एक एक करके हम एक्सेप्शंस लेंगे तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि हाँ ऐसा कहीं कहीं पर होता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, चेक करते हैं। कंजम फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन। तो सबसे पहला है गिफन पैराडॉक्स। क्या है? गिफन पैराडॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, आता ही आता है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है और अंडरस्टैंडिंग के बाद इसे बाय हार्ट करना है। तो ये जो गिफन पैराडॉक्स बोला है, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें उल्टी प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। और ये जो गिफन वर्ड है, ये प्रोफेसर या सर गिफन है, मतलब उनका नाम है जिन्होंने ये थियरी दी थी, ठीक है। तो रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं मिस्टर गिफन। inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. At times demand decreases when the price of such commodity falls. Sir Robert Giffen observed this behavior in England. देखो अभी उनकी स्टोरी बता रहे हैं। In relation to bread, he noted that when the price of a bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. This is known as Giffen paradox. क्या बोलना चाहते थे गिफन? तो गिफन ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक ब्रेड कंपनी को प्राइस इंक्रीज करने के लिए बोला और डिक्रीज करने के लिए बोला। अभी जो ब्रेड होता है वो एसेंशियल कमोडिटी में आ जाता है ना। ब्रेड सबको चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर रोटी है, वहां पर ब्रेड ज्यादा सेल होता है। अब ये जो ब्रेड है उसका लाइफ ज्यादा नहीं होता, पेरिशेबल होता है ना। आपने देखा होगा कि जब ब्रेड आता है तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, और जनरली ये एक्सपायरी डेट 4 to 5 डेज का होता है, और उसके बाद आप उसे कंज्यूम कर सकते नहीं है। इसी को हम बोलते हैं इंफीरियर और पेरिशेबल गुड्स। क्या बोलते हैं? इंफीरियर और पेरिशेबल गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स तो
हम कोई कोई चीजों को बोल सकते हैं, बट इन द केस ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ब्रेड, है ना, ये सब क्या हो गया, पेरिशेबल इन नेचर। तो गिफन ने क्या ऑब्जर्व किया, गिफन ने सोचा अगर मैं ब्रेड के प्राइसेस को कम कर दूं, सपोज जो ब्रेड का पैकेट है वो मिलता है 40 रुपीज में, कितने में मिलता है, 40 रुपीज में। तो गिफन ने सोचा एक काम करते हैं, इसका प्राइस हम 30 रुपीज कर देते हैं, प्राइस हम ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, इसका डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने उसको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन इन द सेंस उसको जितना परचेस करते थे उतना ही परचेस किया, बचे हुए अमाउंट से वो कुछ और परचेस करते थे, जो अमाउंट बच गया है उससे वो कुछ और परचेस करते या सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे जब गिफिन ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइस गिराया तो लोगों ने ज्यादा परचेस करना चाहिए, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स है या मिल्क है, अभी मिल्क का कंजम्पशन आपके यहां पर सपोज डेली बेसिस पे 2 लीटर होता है, कितना होता है, 2 लीटर डेली बेसिस पे ये कंजम्पशन है। अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए और हमने क्या किया, कम प्राइस की वजह से बहुत सारा मिल्क लेकर के आ गए, तो मिल्क को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे कम प्राइस है तो क्या इतना ज्यादा थोड़ी परचेस करते हैं, है कि नहीं, बाद में तो खराब हो जाने वाला है। जैसे वेजिटेबल, वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक 1 वीक के लिए कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो वेजिटेबल खराब हो जाएंगे, तो ज्यादा परचेस करके भी मतलब नहीं है। तो कम प्राइस पे अगर आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका डिमांड इंक्रीज नहीं होता, लोग क्या करते हैं, दे टेंड्स टू बाय मोर सुपीरियर प्रोडक्ट, या उनका जो डिमांड है वो शिफ्ट कर देते हैं, वो कोई और प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ परचेसिंग दिस inferior quality product और perishable product। गेटिंग इट एवरीवन। तो सर रॉबर्ट गिफिन इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ब्रेड को लेकर के, ये एक सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया कि प्राइस कम करने के बाद लोग इंस्टेड ऑफ परचेसिंग ब्रेड क्या परचेस करने लगे, बचे हुए पैसे से मीट परचेस करने लगे, अपनी जो दूसरी डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने लगे। क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट का आप स्टॉक ज्यादा दिन तक रख सकते नहीं है, तो उनको परचेस करके फायदा क्या। तो जो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होता है, लो क्वालिटी गुड्स होता है, लोग उन्हें कम प्राइस होने की वजह से ज्यादा डिमांड करें ऐसा होता नहीं है, और इसी को कहा जाता है गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन पैराडॉक्स। और यहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है इन द केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। गिफिन पैराडॉक्स के पीछे एक और रीजन होता है, आप कभी ध्यान से सोचो कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस उतना होना ही चाहिए और उससे कम मिलता है ना, तो आपको भी विश्वास नहीं होता, फिर आप बोलते हैं अरे कुछ तो गड़बड़ है, काहीतरी झोल है यामध्ये, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको दिखे, सपोज सेलफोन है, और जो सेलफोन है वो सेलफोन 15,000 रुपीज का मिल रहा है मार्केट में, और अचानक कोई आपको बोलता है अरे सेम मॉडल है ना, मैं आपको 6,000 रुपीज में दिलाता हूँ। कितने में दिला रहा हूँ, 6,000 में। आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, चोरी का लगता है, इधर से उड़ाया है, नहीं तो 6,000 में क्यों बेचेगा। आ रहे ना समझ में। तो अगर किसी का प्राइस कम होता है ना, तो हमको डाउट होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। सपोज जो ब्रेड था, ब्रेड का प्राइस जो है 40 था और अचानक 30 हो जाएगा, हमको भी अरे ब्रेड मतलब क्या लगता है ये एक्सपायरी होने के करीब आ गया है कि नहीं। कभी कभी देखो मॉल वगैरह में कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलता है तो हम उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसको ये लोग सस्ते में निकाल रहे हैं, है कि नहीं। तो हमको उसकी क्वालिटी पे क्या आता है, डाउट आता है, अगर वो बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहा हो तो ऐसा ना हो। यस, बहुत ही अच्छा, आयुष ने यहां पर सीधा बोल दिया चाइनीज है क्या, दिमाग में ऐसे ही आता है ना कि चाइनीज प्रोडक्ट लगता है। हाँ, तो कई बार गिफिन पैराडॉक्स इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स हैं उसका इंटेंशन
वहां पर जो आपका इंटेंशन है ऐसा भी हो जाता है कि कम प्राइस का है, सस्ता है, शायद अच्छी क्वालिटी का नहीं हो, लेकिन इसी के लिए तो सस्ता मिल रहा है, नहीं तो होगा ही नहीं। सपोज वड़ा पाव है, सब जगह 12 रुपए का मिल रहा है, और सेम वड़ा पाव कोई आपको 6 रुपीज का प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्या लगेगा? अरे पता नहीं कौन सा रोटेन पोटेटो से बनाया होगा, कौन सा ऑयल यूज किया होगा, इतना सस्ता कैसा बेच रहा है कि नहीं? तो हमको क्या लगता है कि किसी चीज का प्राइस अगर कम है तो जरूर उसके क्वालिटी में कोई क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इस वजह से भी उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो ये सारे कारण जो है वो हम लोग क्लब करके इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। नंबर 2, प्रेस्टिजियस गुड, प्रेस्टीज गुड्स, है ना। प्रेस्टीज ये नाम सुन के तो मुझको वो एड याद आ जाता है, प्रेस्टीज कुकर होता है, प्रेशर कुकर। जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। आपने भी कभी ये ऐड सुना होगा। तो प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज का मतलब होता है समाज में आपकी इज्जत, है कि नहीं। तो आपने देखा होगा जो वेल्दी पर्सन होते हैं वो शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? शो ऑफ। हम भी देते हैं ना कि कभी कोई महंगी चीज है, एक पर्सन आया क्लासरूम के अंदर और सुबह से फ्रेंड्स के सामने ऐसा ऐसा बात कर रहा है, ऐसा बैठता है, ऐसा बैठता है, सब बोल रहे हैं अरे हर बार तो हाथ क्यों उठा रहे हैं। तो लोगों ने ध्यान दिया आज वो नई घड़ी पहन के आया है और बार बार ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है ना, शो ऑफ। तो जो प्रेस्टीज के भूखे होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मौके का इंतजार करते हैं जहां पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, महंगा मिल रहा है। सपोज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए या डायमंड के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग जाके परचेस करेंगे और शो करेंगे देखो प्राइस बढ़ा है ना, तो भी हमने परचेस किया, है ना। महंगी चीजें परचेस करते हैं डेलिबरेटली। जब भी देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है तभी जाके परचेस करेंगे, लोगों को शो करेंगे। क्या शो करेंगे? कि वी कैन अफोर्ड दिस। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल। ये कैसे सिंबल है? स्टेटस सिंबल। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस आर हाई। अगर प्राइस बढ़ भी गया है तो भी ये स्टेटस की बात है। रिच पीपल इससे पीछे हटते नहीं है, उसे परचेस करेंगे क्योंकि क्या शो करता है? स्टेटस शो करता है कि नहीं। तो प्रेस्टीज गुड्स के टाइम पे ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। इवन दो देयर इज राइज इन प्राइस, people will tend to buy it to show their status, prestige in the society. Point number 3, speculation. Speculation तो हमने पॉइंट कवर किया assumption के अंदर, वही वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर फ्यूचर प्राइस के बारे में आप सोचते हो तो करंट सिचुएशन में आपका लॉ अप्लाई होगा नहीं। The law of demand does not hold true when people expect price to rise in still further. जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि टोमेटो का प्राइस 40 से 60 हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में स्पेकुलेशन चल रहा है कि कल को जाके 80 हो जाएगा, इससे अच्छा 60 पे ज्यादा खरीद के रख लो। इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस हैव risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tends to rise before Diwali, है ना। लोगों को पता होता है कि दिवाली ये फेस्टिवल आने से पहले जो शुगर है उसका प्राइस, ऑयल का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। तो भले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा प्राइस में, वो लोग और परचेस करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है बाद में क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सो पीपल विल गो परचेसिंग मोर एट अ हायर प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली। तो अभी अभी प्राइस बढ़ा है लेकिन उनको लगता है और बढ़ेगा, इसलिए क्यों ना ज्यादा परचेस करके रख लिया जाए। प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन क्या है? प्राइस इल्यूजन, consumer have an illusion that high price goods are of a better quality, है ना। हमारा प्रेजुडिस ऐसा है, कम प्राइस का है तो शायद खराब होगा, कॉस्टली है तो अच्छा ही होगा, नो डाउट, अरे ब्रांडेड है ना। कई बार
हम प्रोडक्ट को चेक भी नहीं करते, अरे इस पर्टिकुलर ब्रांड का है, अरे अच्छा ही होगा, ब्रांडेड है, कॉस्टली है, इसका प्राइस देख, है ना। कोई पर्टिकुलर नॉर्मल जैकेट है, अगर उसका प्राइस 2000 रुपीज है और आप शोरूम में जाते हो और कोई पर्टिकुलर जैकेट है उसका प्राइस 15,000 रुपीज है, आपके दिमाग में ना उसकी क्वालिटी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा, अरे 15,000 चार्ज कर रहा है तो क्वालिटी तो होगा ही, है कि नहीं। तो ये क्या है, प्राइस इल्यूजन। क्या है, प्राइस इल्यूजन। Consumer have an illusion that high price goods are of a better quality. Therefore, the demand for such goods tends to increase with a rise in their prices. और उनका प्राइस और बढ़ेगा तो डिमांड भी और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि क्वालिटी अपग्रेड किया रहेगा, इसके लिए प्राइस बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं वो हाई प्राइस पे भी काफी डिमांड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आप ध्यान नहीं दिया आपने, आपको पता ही नहीं। Sometimes due to ignorance people buy more of a commodity at high price. कभी कभी आपको पता नहीं होता तो आप ज्यादा प्राइस पे क्या करते हो, कमोडिटी परचेस कर लेते हो। This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. Suppose आप मार्केट में गए और आपको रेडीमेड गारमेंट परचेस करना था, आप पहले ही शॉप में गए और पहले शॉपकीपर ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, अरे सर आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मस्त लग रहे हो, ये परचेस कर लो सर, बाहर में सबको 2000 में देता हूं, आपके लिए प्राइस 1500 है, डन करो सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो, मस्त लग रहे हो, क्या जम रहा है आपके ऊपर, आप एकदम खुश हो गए, क्या बात है, मिरर में देख रहे हो, फ्रेंड को बोल रहे हो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और परचेस कर लिया। लेकिन जब आप आगे गए मार्केट में, सेम टाइप का शर्ट आपको 900 रुपए में दिखा और आपने उसको 1500 रुपए में खरीद लिया, क्यों? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट, आपको पता ही नहीं था कि ये मार्केट में इतने कम प्राइस में अवेलेबल है। तो कभी कभी हाई प्राइस में आप इग्नोरेंस की वजह से क्या करते हो, गुड्स को परचेस कर लेते हो। अरे कल्ड का। नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल, आदत के मारे, बेचारे, आपको हैबिट हो गया है कि नहीं, तो उसका प्राइस कुछ भी होने दो। जैसे ड्रंकर्ड्स, उनको शाम हो गई तो भी चाहिए, कुछ दुख की बात हो गई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो भी उनको चाहिए, दुखी हो जाएंगे, आज बहुत मैं दुखी हूं। वो मुन्ना भाई का देखा ना, उस दिन रात को मैं 2 बजे तक पिया, क्यों पिया, बहुत दुखी था। और ऐसे लोग जो बहुत खुश होते हैं तो पार्टी बोलते हैं, अरे पार्टी के मूड में पिएंगे, मतलब पीना है बस, तो हैबिट हो गया है। उसका प्राइस कुछ भी होने दो। अभी लॉकडाउन में जो प्राइसेस 10 टाइम्स हाई हो गए थे, तो भी जितना भीड़ राशन शॉप के बाहर नहीं लगा था, उतना तो लीकर शॉप के बाहर लगा हुआ था, लोग उसका स्टॉक जमा कर रहे थे, है कि नहीं। तो अगर हैबिचुअल गुड्स है, लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो फिर उसका प्राइस कुछ भी होने दो। देखो आज की तारीख में जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, है ना, जो आपको क्या करते हैं, सेड्यूस करते हैं या एक नशा क्रिएट करते हैं, जैसे टोबैको, सिगरेट्स, उनका प्राइस आज से 10 साल के पीरियड के लिए आप कंपेयर करोगे तो क्या हो चुका है, मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम, 10 गुना बढ़ चुका है, तो भी लोग क्या करते हैं, उसको परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट है, प्राइस कितना भी बढ़ा दो हम तो लेंगे, है कि नहीं। कंजम्पशन, सर्टन गुड्स लाइक टी is purchased in required quantities even at a higher price. तो लोगों को जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप की चाय है वो पसंद आती है, तो भले उसका प्राइस बढ़ जाने दो, लोग उसको जरूर परचेस करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हैबिचुअल गुड्स में हम लोग देख सकते हैं, लीकर आ गया, है ना, अल्कोहल वगैरह, टोबैको आ गया, सिगरेट्स आ गए, है ना। तो इन्होंने तो अच्छा एग्जांपल दिया, चाय का एग्जांपल दिया, अच्छी बुक है तो अच्छा एग्जांपल दिया, बट वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या कितने पॉइंट थे? पॉइंट नंबर 1 गिफेंस पैराडॉक्स, पॉइंट नंबर 2 प्रेस्टीज गुड्स, पॉइंट नंबर 3 स्पेकुलेशन, पॉइंट नंबर 4 प्राइस इल्यूजन, 5 ignorance, and 6th one habitual goods. Okay, so done for the day. Thanks a lot for watching. आज जो हमने किया है उसे जरूर बाय हार्ट करें। ट्राई टू राइट इट 4 to 5 times so that आपका एक ग्रिप प्रॉपर हो जाए उसके ऊपर और आप इजीली उसे मेमोराइज कर सके। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।